Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सोचिए आप ऑफिस से थक कर घर पहुंचे हैं। घर में घुसते ही एक भीनी सी महक आपकी नाक तक पहुंचती है, इतनी बढ़िया कि आपकी सारी थकान गायब हो जाती है, मन खुश हो जाता है। आप देखते हैं कि घर में जगह जगह कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं और उनसे खुशबू आ रही है। खुशबू वाली मोमबत्तियां यानी कि सेंटेड कैंडल्स। पर कुछ ही मिनटों में आपकी नाक में खुजली होने लगती है, गले में खिचखिच होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है। सारा मज़ा किरकिरा हो गया ना। दरअसल कई सेंटेड कैंडल्स में खुशबू देने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये केमिकल्स आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, खासकर आपके फेफड़े, सांस की नली और नाक के लिए, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जिसके चलते लोगों को एलर्जी हो जाती है। अगर आपको पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई बीमारी है, एलर्जी है, तब तो दिक्कत और भी बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को सेंटेड कैंडल से कोसों दूर रहना चाहिए। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सेंटेड कैंडल्स पर। काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं आजकल ये। डॉक्टर से जानेंगे कि इन मोमबत्तियों में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे एलर्जी हो सकती है, इनको जलाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है और इनसे होने वाले नुकसान से खुद को कैसे बचा सकते हैं। सुनिए। सेंटेड कैंडल्स को जब हम एनलाइटेड करते हैं, जब जलाते हैं, उसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल धुएं में सिक्रीट होता है जिसको फाइटेट्स बोलते हैं। फाइटेट्स जितना भी हमारे एयर में जितना होगा हम इनहेल करेंगे, तो अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है या राइनाइटिक पेशेंट है, कोई एलर्जिक पेशेंट है या स्किन डैंड्रफ एलर्जी काइंड ऑफ पेशेंट है, उसको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन सिम्टम हो सकते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस सिम्टम होगा तो इमीडिएटली खांसी शुरू हो जाएगा, सांस फूल जाएगा। तो फाइटेड काइंड ऑफ सेंटेड कैंडल मेडिकल प्रैक्टिस में कॉमनली घर पे यूसेस अलाउ नहीं है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जैसे कि भी है हार्मोनल डिस्टरबेंसेस लेडीज के अंदर होने लगेंगे, और जितने भी हार्मोनल डिस्टरबेंसेस इन मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, मतलब जितने भी इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज एग्रवेट हो सकती है, आपकी शुगर रीअरेंज हो सकती है, लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अल्टरनेट्स और क्या कर सकते हैं हम, नॉन फ्रेग्रेंस, जो कि नॉन फ्रेग्रेंस कैंडल्स, उनको यूज कर सकते हैं। उनके अंदर एसेंशियल ऑयल डाल के, तेल डाल के वो यूज कर सकते हैं, बट फ्रेग्रेंस अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रेग्रेंस अवॉइड करेंगे तो जितने भी एलर्जिक मैनिफेस्टेड लोग हैं उनके सिम्टम्स कम होंगे, और हमें अगर इनहेल भी करते हैं तो कोई भी एपिसोड होने से बच सकता है। अगर ये सेंटेड कैंडल कहीं भी जल रही है और फ्रेग्रेंस हम इनहेल कर रही हैं, ऑब्वियसली हमें जहां पे भी ये जल रही है सोर्स कंट्रोल करना होगा। हमें वहां जाके बोलना होगा कि हाँ, इस चीज से काफी हमें परेशानी, एलर्जी, ऑब्वियसली हमें अवॉइड करना है, सोर्स कंट्रोल करना है। दूसरा है कि हाँ, अगर हमें एक्सपोजर्स को समहाउ हम नहीं छोड़ सकते तो हमें N99 और N95 जो कि टाइट फिटेड मास्क है वो रखना पड़ेगा। और अगर हम ऑलरेडी हैविंग अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं या हमें स्किन एलर्जी के पेशेंट हैं, तो हमें इमीडिएटली एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन तुरंत लेना है। और अगर हमें अस्थमा काइंड ऑफ अटैक होना है तो इनहेलर्स से ज्यादा नेबुलाइजर्स का ज्यादा योगदान है। आप नेबुलाइज अपने आप को करेंगे तो रिलैक्स इमीडिएटली फील करेंगे। घर या कमरे को अच्छा महकाने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, खासकर अगर आपको पहले से सांस या स्किन से जुड़ी कोई भी एलर्जी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बताया डायबिटीज से बढ़ सकता है गर्भाशय में कैंसर का खतरा। जानिए क्यों। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग के लिए खतरा है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का रिस्क है, लिवर खराब होने का चांस है, आंखें खराब हो सकती हैं, और इतना ही नहीं, एक हालिया स्टडी से पता चला है कि डायबिटीज़ से गर्भाशय यानी यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने किया है। इसके मुताबिक जिन महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके गर्भाशय में कैंसर होने की संभावना दुगनी है।
गर्भाशय के इस कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर यूट्रीन कैंसर भी कहा जाता है। दरअसल डायबिटीज़ होने पर महिलाओं में कई सारे हार्मोन्स जो है वो असंतुलित हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, फिर टूटकर खून में मिल जाता है। इसके बाद शरीर में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और हमारे सेल्स की मदद करता है ताकि वो खून से मिले ग्लूकोज को एनर्जी में बदल सके। जब शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह से ग्लूकोज में नहीं बदल पाते हैं, इंसुलिन हार्मोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो आपका शुगर लेवल है वो शरीर में बढ़ जाता है। अब जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बनता है तब महिलाओं के शरीर में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगता है। ऐसा होने पर गर्भाशय में कोशिकाएं तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, जिससे गर्भाशय में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी वजह मोटापा है। मोटापा होने पर शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाने लगती है और फिर गर्भाशय में कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। एक और वजह है शरीर की अंदरूनी सूजन। वजन ज़्यादा होने पर शरीर की कोशिकाओं में सूजन आने लगती है। उस पर अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो शुगर लेवल ज़्यादा होने से पुरानी सूजन भी बढ़ने लगती है। इससे भी कैंसर के सेल्स को बढ़ने में मदद मिलती है, वो फैलने लगते हैं। इससे गर्भाशय के साथ साथ कई दूसरे तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, यानी दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव करने से इसका खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर बात डायबिटीज़ की हो रही है। अब अपने डायबिटीज़ को या शुगर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर संदीप ने। डॉक्टर संदीप कहते हैं कि डायबिटीज़ से बचने का सबसे आसान तरीका है कम कैलोरी खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ों को खाने से बचें। तली हुई चीज़ें कभी बाहर से ना खरीदें, क्योंकि वहाँ बार बार एक ही तेल का कई बार इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिन चीज़ों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े होते हैं, जैसे कि इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स, उन्हें कतई ना पिएं, इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। साथ ही अपने वजन पर भी ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ये सब करके आप अपनी शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। विदेश में बैन है सरसों का तेल। अब अगर सरसों का तेल सेहत के लिए बुरा है तो भारत में ये बैन क्यों नहीं है? खाना बनाने के लिए हम कई तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल, ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑयल भी। हालांकि एक तेल है जो हम भारतीय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। इसका स्वाद और गंध थोड़ा तीखी होती है, लेकिन यही सरसों का तेल अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपियन देशों में बैन है। जी हाँ, वहाँ खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करने पर मनाही है। अब ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के मुताबिक सरसों के तेल के कुछ ब्रांड्स में यूरेसिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। 2016 में FDA ने इससे जुड़ी एक चेतावनी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को खाना बनाने वाले तेल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसमें 20 से 40% तक यूरेसिक एसिड हो सकता है। जानवरों के ऊपर हुई इस रिसर्च से पता चला था कि इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, दिल से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। हमने इसके बारे में और बात की डाइटिशियन श्रेया गोयल से। डाइटिशियन श्रेया गोयल बताती हैं कि यूरेसिक एसिड का सीमित मात्रा में इस्तेमाल ठीक है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूरेसिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड है जो शरीर में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, यानी सही से एनर्जी में नहीं बदल पाता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन की कोशिकाओं के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इससे याददाश्त पर असर पड़ता है और शरीर में फैट इकट्ठा होने लगता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका और बाकी देशों में सरसों का तेल बेचा नहीं जाता। ये बिकता है, लेकिन सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए, माने शरीर पर लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर सरसों का तेल सेहत के लिए बुरा है तो भारत में बैन क्यों नहीं है, आखिर हम इसे क्यों खाते हैं? डाइटिशियन श्रेया कहती हैं कि यूरोप के ठंडे इलाकों में ऑलिव ऑयल उगता है। वहाँ ऑलिव ऑयल यानी जैतून का जो तेल है वो काफ़ी लोकल है, इसलिए यूरोपियन लोग ऑलिव ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में नारियल खूब उगता है। अब नारियल का तेल बहुत अच्छा है और वो कोल्ड प्रेसिंग से बनाया जाता है। ठीक इसी तरह पंजाब और देश के दूसरे इलाकों में जहाँ सरसों का तेल बनाया जाता है कोल्ड प्रेसिंग करके।
उसे इस्तेमाल भी किया जाता है, ये हमारे लिए सुरक्षित है। हालांकि फिर भी हमें हर एक तेल को बदल बदल कर उपयोग करना चाहिए। दिन में कितना तेल इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी एक लिमिट है। आपको दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आप अपने सरसों के तेल को सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन, तब वो तेल आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक बार इस्तेमाल हो चुके सरसों के तेल को बार बार इस्तेमाल करने से बचें, वो नुकसानदेह हो सकता है। डाइटिशियन श्रेया ने बताया कि आप जब भी सरसों का तेल खरीदें तो उसका लेबल ज़रूर चेक करें। उसमें यूरेसिक एसिड लो ट्रीटमेंट लिखा होना चाहिए, यानी वो ट्रीटेड है और उसमें यूरेसिक एसिड की मात्रा कम है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।